हाय वेलकम गाइस बैक टू माय चैनल। सो अच्छा लगा, काफ़ी सब्सक्राइबर बने मेरे वीडियो को देख के और काफ़ी लाइक्स आए। तो ऐसा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए ताकि मुझे प्रोत्साहित मिलता रहे। तो जल्द से मैं आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देख पा रहे हैं मेरे कि आज हम डिस्कस करेंगे मशीनरी एंड इक्विपमेंट लोन्स के बारे में जो विग्रो कैपिटल का है। ठीक है, पैन इंडिया है। लोकेशंस मैं दे दूंगा कि कौन कौन से लोकेशंस में हम अवेलेबल हैं। सो काइंडली इस वीडियो को ध्यान से देखें और जो भी अपने फ्रेंड सर्कल हैं, बिजनेस फ्रेंड्स हैं, जो भी इक्विपमेंट कोई भी मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हैं, मशीनरीज रिक्वायरमेंट है लोन का, उनको शेयर कीजिए वीडियो। ओके, सारा डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या किसे क्या कहते हैं, कौन कौन से कैटेगरी के मशीन्स, कौन कौन से फार्मा, सारा मैंने कवर किया इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखें जरूर। ठीक है, चलिए मैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पार्ट में आ जाता हूँ। सबसे पहला, व्हाट इज मशीनरी इक्विपमेंट फाइनेंस, क्या होता है। ठीक है, जो मशीनरी इक्विपमेंट फिनांस होता है वो एसएमई परचेज के लिए होता है। रिफाइनेंस करते हैं हम लोग मशीनरी फिनांस का इक्विपमेंट तो ऑपरेट एंड ग्रो। तो कोई भी, चाहे दाल मैन्युफैक्चरर हो या राइस मैन्युफैक्चरर हो, आटा मैन्युफैक्चरर हो, कोई भी काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरर हो, या पिन मैन्युफैक्चरर हो, बॉटल मैन्युफैक्चरर हो, इक्विपमेंट के लिए मशीन्स तो लगेंगी जरूर, राइट, एक्सेप्ट कंस्ट्रक्शन मशीनरीज। ओके, सो यहाँ पे जो सेगमेंट्स हैं, टारगेट सेगमेंट्स है, उसको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो ये सारे चीज के जो भी फिनांस इक्विपमेंट के लिए फिनांस की जरूरत है, विग्रो कैपिटल उनको फिनांस करती है। ठीक है, तो चलिए मैं आ जाता हूँ कि सेगमेंट कौन कौन सा है हमारा। टारगेट सेगमेंट है प्लास्टिक इंजेक्शन मॉड्यूल। जो मशीन देख रहे हैं ये मशीन्स, ठीक है, मॉड्यूलिंग की जो मशीन्स होती हैं वो, उसको आप फाइनेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग की जो मशीन्स होती हैं। ठीक है, उस इंडस्ट्री को भी हम लोग कर सकते हैं जो प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। ओके, नाउ सोलर, ऑलरेडी मैंने सोलर के लिए एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है पार्ट 2। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा होगा जरूर देखिए। डिटेल ऑफ सोलर के बारे में वहां पे है कि सोलर पैनल होता क्या है, सोलर फिनांस होता क्या है, ये सारा चीज मैंने डिटेल दिया हुआ है। अब मशीनरी टूल्स होते हैं, उस डिविजन्स को भी किया जाता है। जैसे अगर बहुत जन बोलते हैं कि मशीन टूल्स क्या होते हैं। मशीन टूल्स इन सपोज कोई मिक्सचर ग्राइंड बना रहा है, राइट, तो मिक्सचर ग्राइंड बनाने के लिए छोटे छोटे मशीन्स के टूल्स की जरूरत होती है। जो उसका डाइस कटिंग मशीन होता है, राइट, तो वो भी तो कहीं से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, रॉ मटेरियल देते हैं। तो वो जो रॉ मटेरियल जो मैन्युफैक्चर करता है मशीन टूल्स के, उनको भी हम फंड करते हैं, उनके जो मॉड्यूल बनाने के लिए, ढांचा बनाने के लिए बेसिकली। ठीक है, लाइटिंग इंजीनियरिंग के भी इंडस्ट्री को भी हम लोग फंडिंग करते हैं। यूग्रो का मशीन इक्विपमेंट फंडिंग होता है। ठीक है जैसे कि ट्रांसफार्मर हो गया, वो सारे चीज़ के लिए फंडिंग आती है। ओके, नाउ मेडिकल इक्विपमेंट के लिए भी फंडिंग सबसे ज़्यादा की जाती है। मेडिकल इक्विपमेंट रीफाइनेंस भी सबसे ज़्यादा होता है और हर एक प्रोडक्ट का रीफाइनेंस भी अवेलेबल है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के साथ मैं बता देता हूँ मेडिकल इक्विपमेंट का रीफाइनेंस। सपोज एक हॉस्पिटल है, एक नर्सिंग होम है, उसने एक हॉस्पिटल से, जो रनिंग हॉस्पिटल है, वो अपना बेस दे रहा है, इक्विपमेंट नया आधुनिक इक्विपमेंट ला रहा है, बट वो कैटेगरी सही है, उसका इक्विपमेंट सब कुछ सही है, या बंद हो जा रहा है उस हॉस्पिटल से, आप खरीद रहे हैं उस इक्विपमेंट को, तो उसके अगेंस्ट में आप फिनांस कर सकते हैं उस इक्विपमेंट को। ठीक है, चाहे वो ओटी का मशीन हो या कोई भी डायग्नोस्टिक मशीन हो, चाहे सिटी स्कैन का मशीन क्यों ना हो, ठीक है, चाहे ऑपरेशन थिएटर का ही क्यों ना हो, टूल्स वगैरह। ठीक है, वेंटिलेटर भी हो सकता है। ठीक है, तो हर एक काइंड के इक्विपमेंट के जो भी मैन्युफैक्चरर हैं सेगमेंट में, तो वो इस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्ट को ले सकते हैं। हॉस्पिटल जो रन कर रहे हैं सर्विस इंडस्ट्री बेसिकली, सो वो भी इस इक्विपमेंट फिनांस को ले सकते हैं। तो इस इक्विपमेंट फिनांस लेने के लिए आपको मैन्युफैक्चरर होना जरूरी नहीं है। ठीक है, नाउ आ जाता हूँ फार्मास्यूटिकल पार्ट में। फार्मास्यूटिकल मीन्स जो दवाई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं। ठीक है, मैक्सिमम दवाई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हैं वो अहमदाबाद, हैदराबाद एंड मुंबई। ओके, सो इन जगहों में सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग के रॉ मटेरियल्स भी मिलते हैं। ठीक है, तो इन फार्मा कैटेगरीज, और ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि कोलकाता या दूसरे पार्ट्स ऑफ स्टेट्स में नहीं होते मैन्युफैक्चर। छोटे उद्योग, लघु उद्योग हर एक जगह में है मैन्युफैक्चर ऑफ फार्मा। सो दे आर एलिजिबल, उनके जो भी इक्विपमेंट के लिए, जो भी दवाई मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी इक्विपमेंट लगेगा उसका फिनांस हो जाएगा। ओके, वुड वर्किंग के लिए भी हम लोग फिनांस करते हैं।
ठीक है। वुड वर्किंग जैसे सगुन, शाल, डोर्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, राइट, बहुत जन, राइट। ऐसा भी होता है कि वुडन डोर्स मैन्युफैक्चर करते हैं, पीवीसी डोर। सो गाइस, हम डिटेल में आ जाते हैं OEM क्या होता है, OEM क्यों इंपॉर्टेंट होता है और OEM को क्यों बताया गया है इस वीडियो में, ठीक है। तो OEM स्टैंड फॉर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, सभी को पता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर का सिंबल OEM का रजिस्टर होना जरूरत है हमारे विग्रो में। अगर किसी को फंडिंग चाहिए होगा तो विग्रो में अगर OEM रजिस्टर्ड है, और करने का प्रोसेस को यहाँ पे भी डाला गया है कि हम विग्रो में OEM को कैसे हम टिपिकली इंस्टॉल करें अपने सिस्टम में। सपोज कोई इनवॉइस लेता है, तो ये दोनों ही के लिए इंपॉर्टेंट है, जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, जो खरीदना चाहते हैं, अपने फंड इक्विपमेंट खरीदना चाहते हैं, और या अपना इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आप अपना माल बेचना चाहते हैं अपने बायर्स को। तो बहुत सारे बायर्स आते हैं, तो कैश तो कोई देगा नहीं आपको, तो लोन के लिए एलिजिबल है। तो लोन के लिए एलिजिबल होने के लिए, आपके फार्म को रजिस्टर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, OEM एंड टीम्स के आपसे अलाइंस होना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आपकी डिटेल्स चाहिए होंगे कुछ, जो आपको परफॉर्मा इनवॉइस शेयर करेंगे, आपका डिटेल जिससे बात करनी है, आपके टर्नओवर के बारे में और आपका बिजनेस कैटेगरी के बारे में। बिजनेस टीम जो है OEM के, उनको आप एक्सप्लेन करेंगे और भेजेंगे। बेस्ड आपने जो परफॉर्मा भेजा है, उनके बेसिस में OEM का जो स्पोक पर्सन है वो इंक्वायरीज करेंगे आपके बदले, एड्रेसिंग जो भी क्वेश्चंस वगैरह है आपसे मिलके। उसके बाद उस सारे प्रोफाइल शीट को OEM अलायंस हेड के पास कैटेगराइजेशन के लिए, अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा, ओके। और ये जो कैटेगराइजेशन A, B एंड C होगा, अप्रूवल का हेड ऑफ अलायंस से जो मिलेगा वो कैटेगराइज, वो डिपेंड करता है आपके टर्नओवर के बेसिस में, मशीन इंस्टॉलेशन एंड ब्रांड की इमेज के ऊपर, कि आपको A, B कौन सी कैटेगरी में अप्रूवल मिलेगी कैटेगराइजेशन। जैसे ब्रांड A में आ जाता हूँ, फूजी फिल्म जैसे कंपनीज हैं जो आपको ब्रांड A में कैटेगराइज हैं OEM में, ठीक है। सो नाउ अपॉन रिसीविंग कैटेगरी अप्रूवल, आपको कैटेगरी अप्रूवल जब मिल जाता है, A, B, C जो भी आता है, B में आते हो या C में आते हो, वंस वो हो जाता है तो अलायंस टीम क्या करेगी, आपकी OEM तो विग्रो सपोर्ट एप्लीकेशन सिस्टम में नेसेसरी डिटेल्स को फिल आउट करेगी, ओके। हमारा जो विग्रो का सिस्टम है उसमें, वंस OEM टीम एडेड द सिस्टम, अब जैसे ही OEM टीम अलायंस टीम कंफर्म करती है बिजनेस टीम को, उसको एक जीरा ID एंड कंफर्मेशन मेल दिया जाएगा, ठीक है। उससे आपका कंफर्मेशन हो जाएगा कि आपको OEM मिल चुका है, ओके। सो यू आर OEM रजिस्टर्ड नाउ। जो मैन्युफैक्चरर हैं मशीनियर्स के, वो अपने MSMEs को, जिनको अपना मशीन सप्लाई करना है, अब उसको फंड कर सकता है। रजिस्टर्ड हो चुका है वो हमारे विग्रो के सिस्टम में। अब वो अपने कोई भी बायर्स जो खरीदना चाहते हैं आपके मशीन्स इक्विपमेंट, वो उसको फंड कर सकता है। आपको जैसे ही जीरा ID का कंफर्मेशन आ जाता है आपको, तो आप OEM रजिस्टर्ड हो जाते हैं हमारे विग्रो में। सो इस वीडियो को जल्द से जल्द देखें और जल्दी से हमारे कांटेक्ट करें shujitamfincopservice.com, जो एक DSA है यूग्रो का, ठीक है। सो हमारी टीम से कांटेक्ट कीजिए आपके फंड्स के लिए। हम लोग 100% आपको सपोर्ट करेंगे एंड विग्रो टीम को आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि आप अगर नहीं पूछेंगे, इंक्वायरी नहीं करेंगे, तो हम लोगों को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा आगे के वीडियोस के बारे में बताने के लिए। ये जो वीडियो मैं लोन्स का आपको प्रोवाइड करता हूँ, वो डिटेल वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। रीज़न ये है कि ताकि आपको हर एक नॉलेज डिटेल में मिले, ताकि आप कोई भी लोन एप्लीकेशन कहीं से भी अप्लाई, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको श्रीजिता फिनकॉर्प सर्विस से ही लेना है, या फिनांस वाला जो हमारा वेबसाइट है वहाँ पे आके या हमारा वीडियो देख के हमसे ही लेना है। आप कहीं से भी ले, लेकिन ये वीडियो आपके एडुकेशन के पर्पस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ताकि आपको ये नॉलेज मिले कि एक लोन के लिए क्या क्या चीज़ देखा जाता है, क्या इंपॉर्टेंट होते हैं, और हर एक प्रोडक्ट के लोन्स के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं कि ये डिस्क्रिप्शन OEM रिक्वायरमेंट के बारे में आपको समझ में आ गया अच्छी तरह से। तो वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं कि प्रोडक्ट का क्या पैरामीटर है और आगे डिस्कस करता हूं। सो लेट्स कम टू प्रोडक्ट पैरामीटर। प्रोडक्ट पैरामीटर में मैं आ जाता हूं। जो लोन टेनियर आपको मिलेगा मशीन फिनांस के लिए 5 लाख से 3 करोड़ तक का, ठीक है। टेनियर जो होगा वो 12 मंथ से 48 मंथ का रहेगा, 60 मंथ का विद डेविएशन। अगर किसी का एलिजिबिलिटी अच्छा है, टर्नओवर अच्छा है, उसको डेविएशन ले सकते हैं 60 मंथ तक का। विंटेज प्रूफ 2 साल का होना चाहिए, तब आप मशीन खरीद के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है।
अब को एप्लीकेंट का एज जो होगा वो 23 से 65 के बीच में होना चाहिए। मैक्सिमम एज जो आपका नॉर्मल रहता है प्रॉपर्टी ओनर टू बी 70 ईयर्स मैक्सिमम मैच्योरिटी एज का जो रहता है, ठीक है, वही लोन टेन्योर का। अब मिनिमम टर्नओवर नॉर्म्स जो है 1.5 टाइम्स ऑफ लोन अमाउंट, ठीक है। टर्नओवर का जो नॉर्म्स है, अगर लोन अमाउंट का 1.5 टाइप्स होना चाहिए। जैसे 10 लाख रुपए के लिए अगर कोई अप्लाई करता है या 15 लाख या 20 लाख के लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके 1.20 मल्टीप्लाइज 20 lakhs multiplies by 1.5 whatever the amount, it should be a turnover, bare minimum turnover वो होना चाहिए, then only they can apply for 20 lakhs loan, okay। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ब्यूरो एंड ग्रो का अपना इंटरनल स्कोर में आ जाता हूँ, जो CMR 7 के लिए एप्लीकेबल है, राइट। सोलर के लिए भी आप 7 एप्लीकेबल है। को एप्लीकेंट का सिविल स्कोर 650 रहना चाहिए। और ग्रो का स्कोर पहले ही बताया था, A+A B C D E सारे ही अवेलेबल हैं यहाँ पे। जो सोलर के लिए डी और ई को नहीं लिया जाता है स्कोर, जिनका डी और ई आता है, बट इक्विपमेंट के लिए हम डी और ई को भी लेते हैं। टेक्निकल और वैल्यूएशन जो होगा, वैल्यूएशन ऑफ मशीनरी रिकॉर्ड ओनली इन द केस ऑफ रीफाइनेंस ऑन रीफर्बिश्ड मशीन। ये टेक्निकल जो वैल्यूएशन जो पार्ट है ना, न्यू मशीन्स के लिए नहीं एप्लीकेबल है, क्योंकि न्यू तो आप डायरेक्ट न्यू ले रहे हैं ना। अगर वैल्यूएशन का पार्ट तभी आएगा जब आप कोई रीफिनांस ले रहे हैं, कहीं हॉस्पिटल से आप खरीद रहे हैं या कहीं ऑक्शन से आप मशीन्स खरीद रहे हैं, उसको फिनांस करना चाहते हैं, तो ये होती है ये बातें, ठीक है। नाउ आ जाता हूँ कि मशीन कैटेगरी जो आपको OEM कैटेगरी के हिसाब से LTV मिलेगी, ठीक है। अब कैटेगरी ए को जो मिलेगा मैक्सिमम LTV 70% का मिलेगा और 3 करोड़ तक का फंडिंग मिलेगा। कैटेगरी बी वाले से अगर कोई लेता है तो 75% का LTV मिलेगा और 2 करोड़ तक का। और कैट सी के OEM कैटेगरी से अगर कोई लेता है तो उसे 70% का LTV मिलेगा, मैक्सिमम 35 लाख तक का फंडिंग मिल सकता है, ठीक है। स्टैंडर्ड एसेट बायोडिग्रेडेबल कैटेगरी ए एंड बी एंड नॉन स्टैंडर्ड कैटेगरी सी इज द बेसिस ऑफ क्रेडेंशियल एंड मैन्युफैक्चर OEM, ठीक है। ये जो स्टैंडर्ड एसेट एंड बाइफ्यूग्रेटेड है, ये कैटेगरी ए और बी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्रेडेंशियल के लिए वो मैन्युफैक्चर OEM के लिए वो कैटेगरी सी में आ जाता है, ठीक है। अगर कोई कैट ए है कंपनी तो दिक्कत नहीं है, आपको 80% फंडिंग मिलेगी। तो मैक्सिमम जो होता है कैट ए बी बहुत ही कम होते हैं, कैट सी में ज़्यादातर आते हैं, तो आप सोच के चलिए 70% फंडिंग आपको मिलेगा 35 लाख के अगेंस्ट में, ओके। नाउ बेसिक डॉक्यूमेंट के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे, KYC पैन ऑल एप्लीकेंट के को एप्लीकेंट्स के KYC चाहिए होंगे। लास्ट 12 मंथ का बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगा, ओके। उदय आधार चाहिए होगा, ठीक है, जो सब इंपॉर्टेंट है। विंटेज प्रूफ चाहिए होगा 2 साल का मिनिमम, जो बोला गया था आपको यहाँ पे। विंटेज प्रूफ के लिए 2 साल का ट्रेड लाइसेंस दे सकते हैं, GST दे सकते हैं। लास्ट 12 मंथ की GST जब दे रहे हैं तो आपका विंटेज प्रूफ GST सर्टिफिकेट से ही हो गया, ठीक है। 12 मंथ का बैंकिंग स्टेटमेंट देना हो, प्लस परफॉर्मा इनवॉइस देना है आपको, ठीक है। ये आपने जो भी परफॉर्मा इनवॉइस जनरेट किया है वो परफॉर्मा आपको देना है। बेसिक लॉगिन डॉक्यूमेंट है आपका, ठीक है। ये नाउ आ जाता हूँ कम्बो प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशंस के तरफ से, ठीक है। और पी डिसबर्समेंट के डॉक्यूमेंटेशंस क्या रहेंगे वो सारा मैं इसमें डिस्कस कर देता हूँ थोड़ा सा। सो कॉम्बो प्रोडक्ट जो है इन मशीनरी लोन्स में अनसिक्योर्ड लोन कैन बी ऑल्सो बी ऑफर्ड। अनसिक्योर्ड भी होता है कुछ। कस्टमर इफ ए फाइनेंशियली एलिजिबल इट इफ ए कॉम्बो लोन्स द लोन वैल्यू LTV गो अप टू 125% तक की LTV जा सकता है, ठीक है, कॉम्बो प्रोडक्ट में। सो कॉम्बो प्रोडक्ट का कैटेगरी ए में मैक्सिमम ML एंड अनसिक्योर्ड भी दिया जाता है, सिक्योर और अनसिक्योर मिला के, तो 125% हो जाता है। 80% का कॉम्बो में इसमें इंश्योरेंस का वो करता है, ठीक है, पोर्शन रहता है। और सो गाइस बी कैटेगरी के लिए भी 125% है और 80% का LTV जो रहेगा कॉम्बो इंश्योरेंस के साथ। LTV वैल्यू 65% रहेगा कैट सी कैटेगरी के लिए। आप तो वो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर का ये अच्छी तरह से समझ गए हैं, आशा करता हूँ। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा इस, ठीक है। अब प्री डिसबर्समेंट डॉक्यूमेंट क्या चाहिए होगा, कंसर्न लेटर चाहिए होगा, KYC फॉर इंडिविजुअल चाहिए होगा, एप्लीकेशन फॉर्म जो सैंक्शन एक्सेप्टेड लेटर होगा वो चाहिए होगा, साइन किया हो गया, इंश्योरेंस फॉर्म चाहिए होगा, इनएच चाहिए होगा, आपका टैक्स का ओरिजिनल इनवॉइस चाहिए होगा, एनी अदर इंडिविजुअल अगर कुछ इंडिविजुअल लिया है तो वो चाहिए होगा, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत होता है आप कमेंट कीजिए, हम आपको ज़रूर बोलेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए शुरू से अंत तक, ताकि आपको कोई भी चीज़ की क्लैरिटी में दिक्कत ना रहे कि क्या है इक्विपमेंट फाइनेंस विग्रो कैपिटल का, ठीक है। तो मैं कुछ मशीन्स के नाम बता देता हूँ। CNC मशीन, VNC लेथ मशीन, इंजेक्शन मॉड्यूल, ऑफसेट डिजिटल प्रिंटिंग, कार्टूनिंग की जो मशीन्स होती हैं, मेटल कटिंग मशीन, मेटल फॉर्मिंग, लेज़र कटिंग मशीन, इमेजिंग एंड लेबोरेटरी इक्विपमेंट जैसे मेडिकल इक्विपमेंट हो गई,
फिलिंग मशीन्स जो होती हैं, ट्यूनिंग मशीन्स जो होती हैं, लेजर प्रिंटिंग मशीन, इंकजेट प्रिंटिंग, बेक फ्री मशीन्स, बिलो माउंटिंग मेनी मोड्स है। तो जैसे कि इक्विपमेंट फिनांस में मैं ले लेता हूँ कि अगर हमने रीफिनांस किया है, तो जैसे कोई भी हॉस्पिटल मैंने पहले ही बोला हॉस्पिटल बिक रहा होगा तो उसके इक्विपमेंट को फिनांस करना है, ठीक है। लाओ एलिजिबिलिटी प्रोग्राम में आ जाता हूँ कि एलिजिबिलिटी प्रोग्राम किस एबिलिटी में रखा गया है। एलिजिबिलिटी प्रोग्राम जो है वायबिलिटी प्रोग्राम है, एक एबीबी प्रोग्राम है एवरेज बैंकिंग का, DSSCR प्रोग्राम है और 100% LTV प्रोग्राम है। फ़र्क कुछ नहीं है, टिकट साइज़ का कुछ फ़र्क है। तो टिकट साइज़ का जो मैंने फ़र्क बोला है वो है वायबिलिटी प्रोग्राम में आपको 35 लाख तक का ही मिलेगा, एबीबी प्रोग्राम एवरेज बैंकिंग प्रोग्राम में आपको 1 करोड़ तक का मिलेगा, और DSCA प्रोग्राम में आपको 3 करोड़ तक का मिलेगा, और 100% LTV जो प्रोग्राम है उनमें आपको 35 लाख तक का मिलेगा। तो लगभग जो आपने थंबनेल पढ़ाई होगा कि 650 सिविल में, हाँ जी 650 सिविल के अबव होना चाहिए सिविल स्कोर, ठीक है। अगर हर एक कैटेगरी में सेम है 650, और CMR जो है अप टू 6 तक एक्सेप्टेड है सर। 7th के ऊपर डेविएशन ले सकते हैं, डिपेंड है कि 7 आपके किस कैटेगरी के वजह से हुआ है, ठीक है। अगर आपने कुछ MPA हो गया होगा तो नहीं होगा, सीधी बात है। डिफ़ॉल्ट हो गया, राइट ऑफ हो गया, अच्छी तरह से पूरा चला गया तो भी नहीं होगा, ठीक है। तो 7 के कुछ डेविएशन है, ऑब्वियसली वो आपके फाइल टू फाइल, केस टू केस बेसिस में डिपेंड करेगा, ठीक है। जो बिजनेस विंटेज है वो 2 साल का है सबके लिए, और टेनियर जो है 48 मंथ का है, ठीक है। लेकिन 60 मंथ का डेविएशन ले सकते हैं, डिपेंड करता है एज ऑफ द कस्टमर और विंटेज ऑफ द बिजनेस और टर्नओवर ऑफ द बिजनेस के साथ, ठीक है। अब आ जाता हूँ कि जियो लिमिट की बात करता हूँ, वो सेम ही रहेगा आपका 75 किलोमीटर, जो प्राइम लोकेशन का कोलकाता का डलहौजी लोकेशन है वहाँ से आपका 75 किलोमीटर के रेडियस में, हैदराबाद का बेगमपेट है वहाँ से 75 किलोमीटर के आसपास, बाकी कोई भी लोकेशन जहाँ पे रहते हैं DSS जो हैं उनसे जुड़े हुए और भी जो जुड़ रहे हैं उनको लगता है कि आपकी लोकेशन में यूग्रो है तो वहाँ से आपका 75 किलोमीटर तक करेगा। और कुछ जगह में सब स्टेशन बनाए हुए हैं, अभी क्लोज हो चुके हैं, बट कुछ वर्किंग है तो वहाँ से 50 किलोमीटर्स रहेंगे जो माइक्रो यूग्रो के लोकेशन कहलाते हैं। ये सब के लिए एप्लीकेबल है। ABB में आ जाता हूँ जो है 1.5 × सिविल 650 का है, CMR 1 to 6 के ऊपर में ABB कैलकुलेट होगा। इसमें नो डिविएशन, इसमें भी जो DSCSR के बेसिस में किया जाएगा, और 1.5x का नो डिविएशन होगा ABB कैलकुलेशन जो होगा। कैटेगरी जो एक्सेप्टेड है यहाँ पे विग्रो के, एज पर विग्रो के अपने पॉलिसी के अंदर A to B, A and B, बट C कैन बी एक्सेप्टेड, नो डेविएशन C नहीं हो पाएगा इस कैटेगरी में। AB में अप टू 1 करोड़ तक का ही हो पाएगा C के लिए, अगर C इसमें अप्लाई करता है, C कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। तो C कैटेगरी में जो भी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर गिरते हैं आफ्टर आपका जो भी होता है प्रोसेस जो मैंने आपको बताया है, सो वो इस कैटेगरी में गिरेंगे C का। 1 CR तक वो अप्लाई कर पाएंगे। कौन से प्रोग्राम में? आपका DSCSR प्रोग्राम जो 3 करोड़ तक का है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है आप हमें support@shujita.fincorp में मेल कीजिए, हम आपको सोल्यूशन देंगे। चलिए अब एलिजिबिलिटी में, वायबिलिटी प्रोग्राम का कुछ एलिजिबिलिटी है तो वो इस तरफ है कि इस प्रोग्राम में फ्यूचर कैश फ्लो अपने मशीनरी परचेस के ऊपर दिया जाता है। द लोन अमाउंट एलिजिबल, कितने अमाउंट के लिए आप एलिजिबल है, इस पर आपका जो ट्रांजेक्शन है कैश फ्लो के ऊपर, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन जो EMI का होता है वो एवरेज CFC इंटू 2/3 इज कैलकुलेटेड बेसिस ऑन एवरेज कैश फ्री फ्लो। जो आपका कैश फ्लो है उसके बेसिस में आपका कैलकुलेट होगा, सीधा सा हिसाब है, ठीक है। और इसका भी ये मंथली वाला कितना फिक्स्ड आपका, जो सपोज एक मशीन आपने लगा के रखी है ऑलरेडी रनिंग है, या सपोज आप कोई मशीन ला के लगाना चाहते हैं अपने फैक्ट्री में, उसका मंथली प्रोजेक्टेड फिक्स कॉस्ट कितना रहेगा, उसमें लेबर के साथ सब कुछ लेके, इक्विपमेंट लेके फिक्स कॉस्ट कितना रहेगा, और मंथली प्रोजेक्टेड रेवेन्यू कितना अर्निंग रहेगा, वो एक बढ़िया सा प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपका रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता हूँ 100% LTV वाले में। तो ये जो प्रोग्राम है बोरोवर के आप 100% मशीन कॉस्ट के ऊपर उसे फंडिंग मिल सकती है, ठीक है। लेकिन इस प्रोग्राम में कुछ खासियत भी है और कुछ चीज़ें भी हैं, वो जानना जरूरी है। ABB नीड टू बी 1.5 times ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग एंड प्रपोज्ड EMI इन एडिशन टू स्पेसिफिक गेटिंग क्राइटेरिया। अगर 100% मशीन का आप लेना चाहते हैं तो उसमें ABB
जो होना चाहिए आपके एग्जिस्टिंग EMIs अगर कोई चल रहे हैं और प्रपोज EMI के एडिशन में के क्राइटेरिया के अंदर 1.5 टाइम्स होना चाहिए उसके ABP, ठीक है, लेस देन आप एलिजिबल होंगे इस 100% मशीन कॉस्ट के लिए, ठीक है। नाउ ABP पर जो 1 करोड़ तक का है, एलिजिबिलिटी रिलाय ऑन बेसिस ऑफ लास्ट 12 मंथ ABP, सीधी सी हिसाब है लास्ट मंथ का, लास्ट 1 ईयर का जो भी आपका ट्रांजेक्शन है उसके बेसिस में ये कैलकुलेट होगा, ठीक है। सेम जो मैंने इसमें बताया था कि 1.5 टाइम एग्जिस्टिंग प्रपोजल का, चलो डिपेंड करता है कि कौन से प्रोग्राम आप लेते हैं। अब ये DSCSR जो प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम में DSR मतलब नेट इनकम, मतलब अबीटा जिसको समझ में नहीं आता है उसको मैं बाद में एक क्लास और एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा, पर्टिकुलरली इनकम कैसे जनरेट किया जाता है, रेवेन्यू मॉडल, उसमें अबीटा अच्छी तरह से बता दूंगा कि अबीटा क्या होती है और अबीटा कैसे कैलकुलेट होती है। तो अबीटा डिवाइडेड बाय ऑब्लिगेशन और एग्जिस्टिंग और करंट, मतलब जैसे आपका करंट मतलब होता है कि अभी जो बनने वाला है विड्रो के साथ वो वाला करंट होगा, और एग्जिस्टिंग कोई चल रहा होगा तो उसके को एडिशन लेके अबीटा के साथ डिवाइड होके आपका कैलकुलेट होगा। दूसरा जो पैरामीटर है DSR रेशियो टू बी लेस देन 1.2 होना चाहिए आपके टर्नओवर से, ठीक है। ABP नीड्स टू बी 1.5 भी, ये वाला जो सबके लिए कॉमन है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वाला जो स्टार्टअप प्रोग्राम है, बहुत सारे स्टार्टअप दोस्त बोल रहे होंगे कि हम लोग अपना नया स्टार्ट करने चाहते हैं, गवर्नमेंट का PMEGP का जो स्कीम्स के साथ है। ऑब्वियसली PMGP का जो भी स्कीम्स है मैं उसको लेके आऊँगा आपके सामने वीडियो में, बट उसके लिए भी ये फंडिंग दिया जा रहा है, अप टू 25 लाख तक के लिए आप एलिजिबल है। मिनिमम बिजनेस जो है वो आपका 36 इन द सेम बिजनेस लाइन होना चाहिए, आप उसे एक्सपेंड करने के लिए, तो ही स्टार्टअप के लिए आपको मिलेगा। ओनली 70% LTV आपको मिलेगी मशीन की। अच्छा, आपका जो एलिजिबिलिटी होगा ये 25, वो तीनों प्रोग्राम जो है वो आपके लिए नहीं होगा, आप बेसिस होगा वायबिलिटी प्रोग्राम के हिसाब से, ठीक है। तो वायबिलिटी प्रोग्राम ये है, इसके बेसिस पे स्टार्टअप 25 लाख के लिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। सो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और जरूरतमंद को शेयर कीजिए। आशा करता हूँ कि कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी क्लैरिटी आने में, कोई भी पार्ट में। अगर कोई आई होगी तो मुझे व्हाट्सअप कीजिए, हमारे बिजनेस व्हाट्सअप नंबर पे, हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिए और हमारे टीम को मेल कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।